हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड का लेसन नंबर 20, टीचिंग इन टॉलस्टॉय फार्म। ये लेसन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इस लेसन में से डेफिनेटली आता ही आता है। तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके राइटर जो है वो महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नाम आपने सुना है और बहुत कुछ आप जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस लेसन के अकॉर्डिंग जान लेते हैं, हो सकता है कुछ नई चीज़ पता चले। एम के गांधी 1869 टू 1948, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, दुनिया ने जो कभी नहीं देखा था, इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे। इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में। ही हैड हिज स्कूलिंग इन राजकोट, अपनी स्कूली शिक्षा इन्होंने राजकोट से ली। जब इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन पास करी 1887 में, यानी कि 12th जो बोलते हैं अपन, वो पास करने के बाद ये इंग्लैंड चले गए थे लॉ की स्टडी करने, यानी कि कानून की पढ़ाई करने। गांधी जी जो है बेसिकली कोई राइटर नहीं थे, राइटिंग, लेकिन जो राइटिंग का शौक उनके अंदर आया है, राइटिंग करने का जो है वो, राइटिंग विथ हिम वॉज फॉर इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, चेंजिंग द माइंड ऑफ द मासेस टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू। उनके दृष्टिकोण से उनको लिखना इसलिए ज़रूरी रहा कि वो मासेस, यानी कि कई सारे लोगों को जिनको वो इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, प्रभावित करना चाहते थे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन देना और उनका माइंड को परिवर्तित करने के लिए, उनकी सोच को बदलने के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया। द क्वालिटीज़ फाउंड इन गांधी जीज राइटिंग आर, गांधी जी की राइटिंग में जो क्वालिटीज़ मिलती हैं वो है सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, फ्रैंकनेस एंड ट्रुथफुलनेस। यानी कि सिंप्लिसिटी मतलब साधारण भाषा में उन्होंने लिखा है, इकोनॉमी यानी कि बहुत कम में ज़्यादा समझाया है, फ्रैंकनेस खुले दिमाग खुले माइंड से उन्होंने बातें करी है, लिखी है, और ट्रुथफुलनेस और सच्चाई लिखी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं उनको एज ए प्रोज राइटर, और उनको इंडियन लिटरेचर में जो है वो एक गियांट ऑफ इंग्लिश माना जाता है, यानी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल उनका माना जाता है। इस शॉर्ट ऐसे में महात्मा गांधी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं उनके यूनिक एक्सपीरियंसेस जो उनको अनुभव हुए हैं जब वो टॉलस्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में थे। यहाँ पर उनको कुछ यंग बॉयज़ और गर्ल्स जो है इस फार्म में थे इनके साथ। ये बॉयज़ और गर्ल्स जो थे वो डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन रिलीजन के थे। गांधी जी और उनके 2 कलीग्स यहाँ पर थे, इनके साथी थे मिस्टर कैलनबर्ग और स्मिथ, प्रगति देसाई। इन्होंने तीनों ने डिसाइड किया कि इन चिल्ड्रंस को वो एजुकेट करेंगे। हालांकि ये काम उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उनको प्रॉपर एजुकेशन वो दे पाए बिना किसी मदद के। लेकिन फिर भी गांधी जी और उनके कलीग्स जो थे उन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट्स है वो उनमें चाहते थे कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि चहुमुखी उनका विकास हो। जब उन्होंने ध्यान दिया, अटेंशन मतलब कि उनको पढ़ाना शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा ध्यान उनका कैरेक्टर बिल्डिंग पे था, यानी कि चरित्र निर्माण पे था। जो बॉडी बिल्डिंग है उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि उसको अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने यहाँ पर इन बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी और अर्थमेटिक्स की शिक्षा दी। इन्होंने सभी बच्चों को बिना टेक्स्ट बुक के, यानी बिना किताबों के पढ़ाया, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि एक सच्ची जो पाठ्य पुस्तक है वो एक छात्र की उसके टीचर में होती है, यानी कि एक टीचर ही एक स्टूडेंट के लिए सच्ची पाठ्य पुस्तक होता है। चलिए अब लेसन को शुरू करते हैं। एज द फार्म ग्रेव, यहाँ पर फॉर्म का बढ़ना मतलब जैसे जैसे लोगों की संख्या वहाँ पर बढ़ने लगी, इट वॉज फाउंड नेसेसरी टू मेक सम प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन ऑफ इट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये ज़रूरत महसूस किए जाने लगी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स यानी कि लड़के लड़कियाँ वहाँ पर आ रहे थे उनको एजुकेशन दी जाए, उसके लिए कुछ प्रोविज़न यानी कि प्रावधान किए जाए। देयर वर अमंग दीज, और इन बच्चों में जो शामिल थे वो हिंदू, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन बॉयज़ एंड कुछ जो है वो हिंदू लड़कियां भी इसमें शामिल थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था, एंड आई डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी, और मैं ज़रूरी भी नहीं समझता था, गांधी जी ऐसा कह रहे हैं, टू इंगेज स्पेशल टीचर्स फॉर देम, कि उनके शिक्षा के लिए कुछ स्पेशल टीचर्स को लाया जाए। इट वॉज नॉट पॉसिबल, और ये संभव भी नहीं था, फॉर क्वालिफाइड इंडियन टीचर्स वर स्केयर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी शिक्षित क्वालिफाइड जो इंडियन टीचर्स थे उनकी काफ़ी स्कैरसिटी थी, यानी कि कमी थी।
एंड इवन व्हेन अवेलेबल, और यदि वो उपलब्ध भी होते हैं तो नन वुड बी रेडी टू गो टू ए प्लेस 21 माइल्स डिस्टेंट फ्रॉम जोहान्सबर्ग ऑन ए स्मॉल सैलरी। अगर टीचर अवेलेबल भी होते तो उस टीचर के लिए संभव नहीं था कि वो जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, वहाँ से 21 मील की दूरी पर एक छोटी और कम तनख्वाह में वहाँ पर जाकर पढ़ा सके। ऑल्सो वी वर सर्टेनली नॉट ओवरफ्लोइंग विथ मनी, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि हमारे पास कोई पैसे बिखर नहीं रहे थे, बहुत कम थे। एंड आई डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू इम्पार्ट टीचर्स फ्रॉम आउटसाइड द फार्म, और मैंने भी अनुभव नहीं किया या मैंने भी ज़रूरी नहीं समझा कि टीचर्स को बाहर से फार्म में बुलाया जाए। आई डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसमें मुझे भरोसा भी नहीं था कि किस तरह का एजुकेशन करवाई जाती थी, या उस समय जिस तरह की एजुकेशन चल रही थी उस सिस्टम पे उनको बिलीव नहीं था। एंड आई हैड ए माइंड टू फाइंड आउट बाई एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट द ट्रू सिस्टम। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, यानी गांधी जी कहते कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं जो एजुकेशन उनको दूं वो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अनुभव के आधार पर और एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोगों के आधार पर उनको शिक्षा दूं, यानी कि प्रयोगात्मक और अनुभव लेकर उनको शिक्षा दी जाए। आगे वो लिखते हैं कि ओनली दिस, यानी कि केवल यही एक तरीका है, मच आई न्यू दैट अंडर ideal conditions true education could be imparted only by the parents। और दूसरी बात ये भी थी कि जो आदर्श कंडीशंस होती है उन आदर्श कंडीशंस में केवल सही शिक्षा जो है वो एक पिता बनकर या माता पिता के द्वारा ही दी जा सकती है, यानी कि चरित्र निर्माण की। एंड दैट देन देयर शुड बी द मिनिमम ऑफ आउटसाइड हेल्प, और स्थिति ये थी कि बाहर की हमारे पास कम से कम मदद उपलब्ध थी। The Tolstoy farm was a family in which I occupied the place of the father। पूरा टोल्स्टॉय फार्म जो था वो एक परिवार की तरह था और मेरा स्थान उसमें एक पिता की तरह था। एंड दैट आई शुड so far as possible shoulders the responsibility for the training of the young। और इन यंग गर्ल्स और बॉयज़ की जो ट्रेनिंग थी उनका बोझ मुझे अपने कंधों पर लेना था। द कॉन्सेप्शन नो डाउट वॉज नॉट विदाउट इट्स फ्लेव्स। जो कॉन्सेप्ट था ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग था, वो कमज़ोर भी हो सकता था। ऑल द यंग पीपल हैड नॉट बीन विथ मी सिंस देयर चाइल्डहुड। और सारे जो यंग पीपल थे, यानी कि जो बच्चे थे, वो बचपन से गांधी जी के साथ नहीं रहते थे। दे हैड बीन ब्रॉट अप इन डिफरेंट कंडीशंस एंड इन्वायरमेंट्स। वो अलग अलग वातावरण और स्थिति परिस्थिति से लाए गए थे। एंड दे डिड नॉट बिलोंग टू द सेम रिलीजन। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक धर्म से नाता नहीं रखते थे। हाउ कुड आई डू फुल जस्टिस टू द यंग पीपल। और किस तरह से मैं उन सबके साथ जो है वो पूरा न्याय कर सकता था। दस सर्कमस्टेंस्ड इवन इफ आई अज्यूम्ड द प्लेस ऑफ पेटर फैमिलिया। यानी कि अगर मैं पिता का दर्जा भी अपने आप को मानूं या फैमिली का मुखिया होने के नाते भी अगर मैं मानूं, तो मुझे उनके साथ इन परिस्थितियों में पूरा न्याय करना था। हर एक के साथ फुल जस्टिस, हर एक की जो एजुकेशन है उसका इस तरह से ध्यान रखना था कि वो उनके धर्म के अनुसार भी वो हो। But I had always given the first place to the culture of the heart और द बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। परंतु मैंने सबसे पहले जो ध्यान दिया या सबसे पहले मेरी एजुकेशन में जो प्लेस था वो कल्चरल हार्ट का था, यानी कि संस्कृति जो है वो हृदय में होना चाहिए और चरित्र का निर्माण होना चाहिए। एंड एज आई फेल्ट, और जैसा कि मैंने महसूस किया, कॉन्फिडेंट दैट मोरल ट्रेनिंग कुड बी गिवन टू ऑल अलाइक, कि हर तरह की जो मोरल ट्रेनिंग है वो हर तरह की, यानी कि नैतिकता की जो शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर हाउ डिफरेंट देयर एजेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी उम्र अलग अलग थी। एंड देयर अपब्रिंगिंग, या उनका पालन पोषण अलग अलग ढंग से हुआ था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डिसाइडेड टू लाइव अमंग देम ऑल द 24 आवर्स ऑफ द डे एज देयर फादर। और मैंने निर्णय लिया कि मैं उनके साथ पूरे 24 घंटे रहूँगा जैसे कि उनके पिता उनके बीच हो। आई रिगार्डेड कैरेक्टर बिल्डिंग एज द प्रॉपर फाउंडेशन फॉर देयर एजुकेशन। और मैंने देखा कि प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का या शिक्षा का जो मेन महत्व होता है वो चरित्र निर्माण से शुरू होता है। इफ़ द फाउंडेशन फर्मली लेड, यानी कि अगर नींव अच्छे से रख दी गई है, तो आई वॉज श्योर, तो मैं इस बात के लिए पक्का था कि जो चिल्ड्रंस हैं कुड लर्न ऑल द अदर थिंग्स देमसेल्फ और विद द असिस्टेंस ऑफ देयर फ्रेंड। तो बाकी सब चीज़ें जो है वो, अगर आपका चरित्र अच्छा है, यानी कि आपका कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छा है, आपका बेस अच्छा है, तो आप स्टूडेंट्स जो है गांधी जी के अकॉर्डिंग वो कहीं से भी सीख सकते हैं। वो खुद से सीख सकते हैं, उनके दूसरे फ्रेंड्स की मदद से भी वो सीख सकते हैं।
बट आई फुली अप्रिशिएट द नेसेसिटी ऑफ ए लिटरेरी ट्रेनिंग इन एडिशन, परंतु इसके अतिरिक्त लिटरेरी ट्रेनिंग यानी कि किताबों का ज्ञान होना भी ज़रूरी था। आई स्टार्टेड सम क्लासेस विद द हेल्प ऑफ मिस्टर कैलेनबर्ग एंड स्मिथ प्रगति देसाई, और मैंने कुछ कक्षाएं इन दोनों की मदद से जो है वो शुरू करी। नॉट डिड आई अंडररेट द बिल्डिंग अप ऑफ द बॉडी, ना ही मैंने उनके शारीरिक विकास को भी अंडरस्टिमेट नहीं किया, यानी कि उसको कम नहीं आंका। दिस दे गोट इन द कोर्स ऑफ देयर डेली रूटीन, परंतु मैंने अलग से इसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी। उनको डेली रूटीन में ही या डेली के कामों में ऐसा व्यस्त रखा कि उनका फिजिकल बिल्डअप हो जाए। फॉर देयर वर नो सर्वेंट ऑन द फॉर्म, दूसरी बात ये थी कि पूरे फॉर्म में कोई सर्वेंट नहीं था, यानी कि वहाँ पर उनकी फैमिली में कोई सर्वेंट नौकर नहीं था। एंड जो सारा काम था कुकिंग से लेकर बर्तन साफ़ करना या सफाई करने का जो काम था वो इन इनमेट्स यानी कि वहाँ पर रहने वाले निवासियों के द्वारा ही किया जाना था। यहाँ पर कई सारे फ्रूट के ट्रीज़ भी थे और उनकी भी देख रेख हमें करना थी, और हमारे पास इनफ गार्डनिंग का जो वर्क था वो भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल था करने के लिए। मिस्टर कैलेनबर्ग जो थे वो उनको काफ़ी शौक़ था गार्डनिंग करने का, और उन्होंने कुछ अनुभव भी इसका लिया था क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंटल मॉडल गार्डन में वर्क कर रखा था, और एक बार जब वहाँ पर उन्होंने काम किया तो उससे उनके पास काफ़ी अनुभव भी हो गया था। यहाँ पर ये ज़रूरी था, यानी कि ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था सभी लोगों के लिए, चाहे वो यंग थे या ओल्ड थे, सबके लिए, कि जो भी किचन में काम नहीं कर रहा है या किचन के कामों में व्यस्त नहीं है वो अपना कुछ टाइम जो है कुछ समय गार्डनिंग करने में दे। जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, उनका लॉयंस शेयर यानी कि बड़ा हिस्सा था इस काम में, यानी कि गार्डनिंग करने के काम में ज़्यादातर काम जो है वो बच्चे करते थे, जिसमें कि कई सारे काम इंक्लूड थे, जैसे कि डिगिंग पिट्स, गड्ढे खोदना, फिलिंग टिम्बर एंड लिफ्टिंग लोड्स, ये सारे काम जो है वहाँ पर करने के थे। इसकी वजह से उनकी एम्पल एक्सरसाइज हो जाती थी, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी कसरत हो जाती थी, और इसके बाद दे टुक डिलाइट इन द वर्क, और उनको इस काम करने में खुशी भी होती थी। एंड सो दे डिड नॉट जनरली नीड एनी अदर एक्सरसाइज और गेम्स, और इसलिए उनको किसी दूसरे कसरत या खेलों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऑफ कोर्स सम ऑफ देम, हाँ बिल्कुल ऐसा होता था कि बच्चों की आदत होती है, उनमें से कुछ बच्चे जो है कभी कभार या सभी बच्चे कभी कभार क्या हो जाते थे, मैलिंगर्ड एंड शिर्ड, यानी कि वो टालम टोल का काम करते थे। कभी कभार मैं उनको कन्वेंस कर लेता था, है ना, एट देयर प्रैंक्स, यानी कि उनकी मजाक से मैं कन्वेंस हो जाता था, परंतु अक्सर जो है मैं उनके साथ स्ट्रिक्ट रहता था और उनको काम के लिए बोलता था। आई डेयर से, यहाँ मैं ये कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि दे डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्टनेस, कि वो स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं करते थे, और जनरली कोई भी बच्चा जो है स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं करता है। बट आई डू नॉट रिकलेक्ट देयर हैविंग रजिस्टेड इट, परंतु मैंने इस चीज़ पर कभी उनकी ध्यान नहीं दिया कि इसका वो विरोध कर रहा है। जब भी मैं स्ट्रिक्ट होता था, मैं आई वुड बाय आर्ग्यूमेंट, तो वो मेरे साथ क्या करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, कन्विंस देम, और मैं आर्ग्यूमेंट के द्वारा उन सबको कन्विंस कर लेता था कि इट वाज नॉट राइट टू प्ले विद वंस वर्क, कि किसी के काम के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। जो कन्विक्शन था या जो धारणा थी वो ये थी कि हावेवर बी शॉर्ट लाइव्ड, वो थोड़े टाइम के लिए वो कन्विंस होते थे, यानी कि, और जो नेक्स्ट मोमेंट यानी कि अगले क्षण ही दो है वो दोबारा से अपने काम को छोड़कर और खेलने चले जाते थे। ऑल द सेम वी गॉट अलॉन्ग, और उसी तरह से हमारा काम आगे बढ़ता जा रहा था। एंड एट एनी रेट दे बिल्ड अप फाइन फिजिक, और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी फाइन फिजिक यानी कि काफ़ी हष्ट पुष्ट हो गए थे। देयर वॉज स्कैर्सली एनी इलनेस ऑन द फॉर्म, और वहाँ पर फॉर्म में रहने वाले के बीच में मुश्किल ही कोई बीमारी हुआ करती थी, यानी कि कोई बीमार नहीं होता था। तो इट मस्ट बी सेड दैट, और यहाँ पर इसलिए ऐसा होता था क्योंकि यहाँ की एयर जो है, हवा वो ताज़ा होती थी, पानी भी साफ़ होता था, और रेगुलर आवर्स जो है यानी कि खाने का जो समय था वो भी एकदम फिक्स था और समय पर होता था। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए, कि कोई बीमार वहाँ पर नहीं पड़ता था। ए वर्ड अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पर एक शब्द वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा की बात आती है, तो इट वाज माय इंटेंशन, तो मेरा मानना या मेरी सोच ये थी कि हर एक बच्चे को जो है, जो यंगस्टर्स है, उनको कुछ यूज़फुल मैनुअल वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, यानी कि कुछ वोकेशनल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए।
और इसका जो पर्पस था वो मिस्टर कैलनबर्ग जो है इस पर्पस के या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो ट्रैपिस्ट मोनास्ट्री गए, यानी कि एक भवन में गए जहाँ पर, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ काम सीखा, यानी कि शू मेकिंग का, जूते बनाने का काम सीखा, और वो सीख कर वो वापस आए। मैंने भी जो है कुछ काम कुछ आर्ट वर्क मैंने सीख रखा था जिसको मैं करने के लिए हमेशा तैयार था। मिस्टर कैलनबर्ग जो है उनको कुछ अनुभव भी था कारपेंट्री का, है ना, कारपेंट्री का काम करने का भी उनको अनुभव था, और वहाँ पर एक और इनमेट्स थे जो भी कारपेंट्री का काम जानते थे। तो हमने एक छोटी सी क्लास जो है वो कारपेंट्री के ऊपर रखी कि जो कारपेंट्री सीखना चाहते थे उन बच्चों के लिए, और कुकिंग जो है वो लगभग सभी यंगस्टर्स को आती थी। स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्टली लाइन के ट्रांसलेशंस कर रहा हूँ, जहाँ पर कहीं कहीं पे बीच में मैं पढ़ भी रहा हूँ ताकि आप कंटिन्यू करें उसको फ्लो में, है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए नई थी, है ना, ये सब कुछ करना हमारे लिए एकदम नया था। दे हैड नेवर इवन ड्रीम्ड दैट दे वुड हैव टू लर्न दीज थिंग्स समडे। उन बच्चों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन उनको जूते बनाना, कारपेंट्री जैसा काम सीखना पड़ेगा। और जनरली जो है केवल जो ट्रेनिंग उनको दी जाती थी, है ना, जो कि इंडियन चिल्ड्रंस थे वो रिसीव कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, वो था 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब कि यहाँ पर जो उन्होंने एजुकेशन का नाम रखा था, जो सिस्टम था उनका, है ना, उसका नाम रखा था कि वो 3 आवर्स में जो एजुकेशन है वो ले रहे थे। ऑन टॉल्स्टॉय फार्म वी मेड इट ए रूल। टॉल्स्टॉय फार्म में हमने एक रूल बना लिया था कि जो यंगस्टर्स है वो कभी इस चीज़ के लिए नहीं पूछेंगे या कभी इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे कि टीचर्स उनसे क्या करवा रहे हैं, उनको ये करना है। और इसलिए जब भी उनसे ये बोला जाता जब भी उनसे बोला जाता किसी काम के लिए, तो वो हमेशा ही टीचर को कोऑपरेट करते थे, और एक्चुअली में जो वर्क जो था वो उनके लिए उनको करना होता था, यानी टीचर के लिए करना होता था। इसलिए जो भी यंगस्टर्स वहाँ पर सीखते थे वो चीयरफुली सीखते थे, यानी कि खुशी खुशी उन सारी चीज़ों को करते थे। लिटरेरी ट्रेनिंग जो थी, हालांकि वो बहुत डिफ़िकल्ट मैटर था हम सब के लिए, और यहाँ पर मेरे पास ना तो कोई रिसोर्स थे और ना ही कोई लिटरेरी इक्विपमेंट्स थे जो कि ज़रूरी थे शिक्षा देने में, और मेरे पास ना ही इतना टाइम था कि मैं उनको या जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा समय देके उनको सीख लूँ और उनको पढ़ा दूँ। जो फिज़िकल वर्क था दैट आई वॉज डूइंग, जो मैं करता था, यूज़ टू लीव मी थॉरोली एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे। वो फिज़िकल वर्क जो मैं दिन भर करता था वो मुझे थका देता था, और शाम को मुझे थकान होती थी, और मैं जनरली जो है उसके बाद ही क्लासेस लेता था। तो यहाँ पर आराम करने के टाइम पे मुझे क्लास लेना पड़ती थी, एंड व्हेन आई वाज मोस्ट इन नीड ऑफ द सम रेस्ट, और जब मुझे सबसे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती थी तब मुझे क्लास लेना पड़ती थी। इसके स्थान पर यदि ऑफ माई बीइंग फ्रेश फॉर द क्लास, मुझे तैयार रहना पड़ता था, रेस्ट करने की जगह मुझे तैयार रहना पड़ता था क्लास लेने के लिए। आई कुड विद द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी कीप माई सेल्फ अवेक। मुझे काफ़ी मुश्किल होता था अपने आप को जगाते हुए और ज़्यादा टाइम तक काम करते हुए। जो मॉर्निंग होती थी वो मॉर्निंग के जो कुछ काम थे फार्म के, जैसे कि डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो होती थी, घरेलू जो कर्तव्य वो पूरे करना होते थे। तो स्कूल के जो आवर्स थे हमने मिड डे मील के बाद रखे थे, यानी कि दोपहर का खाना खाने के बाद था, घर का सारा काम निपटाने के बाद। यहाँ पर हमारे पास कोई और काम और कोई भी समय जो है स्कूल के लिए या क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं था। हमने 3 पीरियड्स जो है मोस्टली लिटरेरी ट्रेनिंग को दिया था, यानी कि किताबी शिक्षा को 3 पीरियड का समय दे रखा था। हिंदी, तमिल, गुजराती, उर्दू, ये जो है भाषाओं में पढ़ाए जाते थे, और जो ट्यूशन्स है वो वर्निकुलरली सभी लगभग सभी बॉयज़ को दी जाती थी। इंग्लिश जो भी स्पेशली वहाँ पर पढ़ाई जाती थी, और यहाँ पर एक और स्पेशली बात ये थी कि जो गुजराती हिंदू चिल्ड्रंस है उनको थोड़ी बहुत संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी, और जो सारे जो चिल्ड्रंस है उनको एलिमेंट्री हिस्ट्री, जियोग्राफी और अर्थमेटिक की शिक्षा सभी को कॉमनली दी जाती थी। मैंने जो काम लिया था अपने हाथ में वो लिया था तमिल और उर्दू पढ़ाने का। थोड़ी बहुत तमिल में जानता था, जो कि मैंने जो अपनी यात्राएं थी जेल और बाकी छोटी मोटी यात्राएं थी उनके दौरान मैंने सीखी थी। और मुझे यहाँ पर कहने का मतलब है कि आई हैड नॉट गॉट बियॉन्ड पॉप्स एक्सलेंट तमिल हैंडबुक। मुझे यहाँ पर जो तमिल भाषा थी वो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंसी के साथ नहीं आती थी। मेरा जो ज्ञान था उर्दू स्क्रिप्ट का वो भी काफ़ी कम था, क्योंकि ये मैंने एकमात्र यात्रा के दौरान सीखी थी।
और मेरा जो नॉलेज था लैंग्वेज के बारे में, यानी कि भाषाओं का जो मेरा ज्ञान था, वो उसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट था कि जो कुछ भाषा हैं जैसे पर्शियन, अरबिक, ऐसे कुछ वर्ड्स भी मुझे आते थे। दैट आई हैड लर्न फ्रॉम कॉन्टेक्ट विथ मुसलमान फ्रेंड्स, जो कि मेरे मुसलमान फ्रेंड्स के साथ में रहने से मैंने सीखा था। संस्कृत की अगर हम बात करें तो मुझे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आता था, और जो मैंने हाई स्कूल में सीखी थी, यानी कि हाई स्कूल तक जो संस्कृत मैंने सीखी थी, उससे थोड़ी ज़्यादा संस्कृत मुझे आती थी। इवन मेरी जो गुजराती थी, यहाँ तक कि जो गुजराती भाषा का मुझे ज्ञान था, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि परिपक्व नहीं था। वो भी केवल मैंने जो स्कूली शिक्षा थी, स्कूल में पढ़ने तक ही जो है मैंने जो गुजराती सीखी वही मुझे आती थी। सच वॉज द कैपिटल विथ विच आई हैड टू कैरी ऑन, और यही मेरे पास जमा पूंजी थी जिसके साथ मुझे अपना काम आगे बढ़ाना था, पढ़वाने का यानी पढ़ाने का। इन पुअर्टी, गरीबी हालत में जो लिटरेरी इक्विपमेंट्स थे, और मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो साथी थे, गरीबी हालत में यानी कि कम से कम इक्विपमेंट के साथ हमने जो है वो बहुत बेटर कर रहे थे, यानी कि मैं जितना कर रहा था उससे बेटर वो लोग कर रहे थे। परंतु मेरा जो लव था लैंग्वेज के प्रति, है ना, और मेरे देश के प्रति, इस वजह से मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस था, और ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे अंदर एक कैपेसिटी है कि मैं एक टीचर बन सकूं। और इसलिए मेरे जो पीपल्स है, मेरे जो छात्र थे, वो भी मेरी जो कमजोरियां थी उनको अनदेखा कर देते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो जेनरसिटी उनकी थी, जो कि मुझे अंडरस्टूड करते थे, मुझे समझते थे, इसलिए वो मतलब काम हमारा चल जाता था। जो तमिल बॉयज़ थे वो सारे साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, और इसलिए उनको भी बहुत छोटी मोटी या थोड़ी बहुत तमिल आती थी, और बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट के बारे में वो नहीं जानते थे, यानी कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह के बारे में नहीं जानते थे। सो मैंने उनको स्क्रिप्ट पढ़ाना शुरू करी, एंड द रूडिमेंट्स ऑफ ग्रामर, और ग्रामर के कुछ नियम बताना शुरू करा। ये मेरे लिए काफ़ी आसान था। मेरे जो छात्र थे वो जानते थे कि दे कुड एनी डे बीट मी इन तमिल कन्वर्सेशन, कि तमिल में बात करने में वो मुझे कभी भी पीछे छोड़ सकते हैं। और जब व्हेन तमिलियंस नॉट नोइंग इंग्लिश कैम टू सी मी, और ऐसे तमिलियंस जो आते थे जो कि इंग्लिश नहीं जानते थे मुझसे मिलने, दे बीकेम इंटरप्रेटर्स, तो वो बच्चे जो है वो मुझे ट्रांसलेट करके बताते थे। आई गॉट अलॉन्ग मैरीली, मैं खुशी खुशी जो है वो आगे बढ़ रहा था पढ़ाते हुए, बिकॉज आई नेवर अटेम्प्ट टू डिस्कस माई इग्नोरेंस फ्रॉम माई पीपल्स। जो मेरी कमजोरी थी या जो मैं कम भाषाओं के बारे में जानता था, उस चीज़ को मैंने अपने स्टूडेंट से कभी नहीं छुपाया। इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी तरह से अगर देखा जाए तो आई शोड माई सेल्फ टू देम एग्जैक्टली एज आई रियली वॉज। मैंने हर तरह से उनको वही दिखाया जैसा कि मैं था। मैंने अपने आप को मतलब बहरूपियापन बना के या कहें कि बनावटी ढंग उनके सामने यूज़ नहीं किया। इसलिए मेरे जो सारे कॉलोसल्स थे, है ना, मेरे सारे जो बच्चे थे, या जितनी भी मेरी इग्नोरेंस थी लैंग्वेज से लेकर, वो कमजोरी होते हुए भी वो बच्चे मुझे रेस्पेक्ट और लव करते थे। मैं उनका रेस्पेक्ट और लव मैंने नहीं खोया। इट वॉज कंपैरेटिवली ईजियर टू टीच द मुसलमान बॉयज़ उर्दू। तुलनात्मक रूप से जब मुसलमान बच्चों को मैं पढ़ाता था तो उनको उर्दू पढ़ाना काफ़ी आसान होता था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट जानते थे, एंड मुझे सिर्फ जो है उनको कुछ नियम बताना रहते थे, और उनको रीडिंग इम्प्रूव करवाना थी, और उनकी हैंडराइटिंग जो है उर्दू में वो भी इम्प्रूव करवाना थी। These youngsters were for the most part unlettered and unschooled। ज़्यादातर बच्चे जो इनमें थे वो अनलेटर्ड, यानी कि कुछ ना लिखना जानते थे और ना कभी वो स्कूल गए थे। बट आई फाउंड, परंतु मैंने जो पाया इन कोर्स ऑफ माई वर्क, मेरे काम के दौरान, कि आई हैड वेरी लिटिल टू टीच देम, कि मैंने उनको बहुत कम पढ़ाया था। बियॉन्ड वीनिंग दैम फ्रॉम देयर लेजीनेस एंड सुपरवाइजिंग देयर स्टडीज़। मैं उनकी, जब वो आलस करते थे या नहीं पढ़ते थे, उस समय मैं उनको सुपरवाइज करता था और उनको स्टडी के लिए इंसिस्ट करता था। एज आई वॉज कंटेंट विद दिस, आई कुड पुल ऑन विद बॉयज़ ऑफ डिफरेंट एजेस एंड लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन वन एंड द सेम क्लासरूम। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अलग अलग उम्र के जो बच्चे थे उन सबको अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो एक ही क्लासरूम पढ़ाए थे। ऑफ टेक्स्ट बुक, अगर हम किताबों की बात करें तो बहुत सारा सुन रखा था। I do not even remember, और जो हमारे पास उपलब्ध किताबें, I did not find it at all necessary to load the boys with
क्वांटिटीज़ ऑफ बुक्स। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा कि नंबर ऑफ़ बुक्स से उनके ऊपर बोझ लाद दिया जाए। मुझे याद है कि बहुत कम ही जो है मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने टेक्स्ट बुक से पढ़ाया है, परंतु यहाँ पर आई हैव इवन नाउ ए क्लियर रिकलेक्शन ऑफ द थिंग्स दे टॉट मी इंडिपेंडेंटली ऑफ बुक्स। जहाँ तक मुझे याद है और मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम में से किसी ने भी किताबों के ऊपर निर्भर होकर कुछ नहीं पढ़ाया। हमने बिना किताबों के ही सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करी। चिल्ड्रन टेक इन मच मोर एंड विथ लेस लेबर थ्रू देयर ईयर्स। और बहुत कम मतलब हार्ड वर्क करके वो बच्चे जो केवल कानों से अपने सुन के ही जो चीज़ें सीखते थे और अपनी आँखों से देखकर वो चीज़ें सीख रहे थे। आई डू नॉट remember having read any book from cover to cover with my boys। मैंने कभी भी इस कवर से उस कवर तक बुक्स को नहीं पढ़ाया, परंतु मैंने उनको जो दिया वो क्या था, मेरी ओवन भाषा मतलब मेरी ओवन लैंग्वेज में, अपनी भाषा में ही मैंने उनको सब कुछ सिखाया। और जो मैंने डाइजेस्ट कर रखा था, यानी कि जो मैंने अपने अंदर पढ़ रखा था, जो मैंने सीख रखा था, मेरी वेरियस बुक्स को पढ़ने के दौरान जो मैंने सीखा था, मैंने उनको वही ओरली सिखाया। एंड आई डेयर से दे, और मैं यहाँ पर ये कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि दे आर स्टिल कैरिंग ए रिकलेक्शन ऑफ इट इन देयर माइंड्स। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी उनके दिमाग में वो बातें उनको याद होगी जो मैंने उनको सिखाई। आई वॉज लैबोरियस फॉर देम टू रिमेंबर वॉट दे लर्न फ्रॉम बुक्स। मैं यहाँ पर उस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करता था कि वो किताबों से क्या सीख रहे हैं। बट वॉट आई इम्पार्टेड टू देम बाई वर्ड ऑफ माउथ। परंतु सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ पर फोकस करता था कि शब्दों के माध्यम से या उनके मुंह से, वर्ड ऑफ माउथ यानी कि शब्दों के माध्यम से मैं उनको क्या सिखा पाया। दे कुड रिपीट विद द ग्रेटेस्ट ईज, यानी कि वो बहुत आसानी से उन चीज़ों को रिपीट करते थे जो वो सुन लेते थे। रीडिंग वॉज अ टास्क फॉर देम, पढ़ना उनके लिए काम होता था, परंतु लिसनिंग जो है वो, या मेरी जो बातें हैं वो सुनना उनके लिए खुशी होती थी। जब मैंने व्हेन आई डिड नॉट बोर देम बाय फेल्यूर टू मेक माय सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। मुझे जहाँ तक याद है मैंने हर बार उन्हें जो भी पढ़ाया वो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया और उनको इंटरेस्ट आता था। एंड फ्रॉम द क्वेश्चंस, और अगर सवालों की बात, प्रश्नों की बात करें, तो मेरे जो टॉक थी या मेरी जो बातें थी वो प्रॉम्प्टेड देम टू पुट, उन्हीं में उनसे मैं सवाल करता था। आई हैड मेजर ऑफ देयर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसी के आधार पर जो है मैं उनकी समझ क्या थी उसको मेज़र कर लेता था या उसका मापन कर लेता था कि वो कितना पढ़ा या कितने पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आज यहीं ख़त्म होता है। एक और मात्र लेसन आपका गीतांजलि जो कि पोयम है वो बची है, मैं जल्दी उसका वीडियो अपलोड करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एग्ज़ाम जो है वो मई में 30 अप्रैल से स्टार्ट होगी, सो दैट बी प्रिपेयर फॉर दैट। ट्राई करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।